नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 11 भूगोल विषय ऑनलाइन क्लास में आज हमारी पृथ्वी के ऊपर बनी हुई जो आकृतियां हैं उनका अध्ययन करेंगे। अर्थात हम भू आकृति विज्ञान के बारे में या स्थलाकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। लेसन है हमारा भू आकृतिक प्रक्रियाएं। हमारे धरातल के ऊपर बनी हुई जितनी भी प्राकृतिक आकृतियां हमें दिखाई देती हैं, जितने भी दृश्य दिखाई देते हैं, ये आकृतियां किस बलों के कारण, किस प्रारूप के कारण, किस जिम्मेदारी कारक के कारण निर्मित हुई है, इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। भूआकृतिक प्रक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। 3 जो सबसे पहले बनी इस धरती के ऊपर, उन्हें प्राथमिक भू आकृतियां कहते हैं। उनके निर्माण के पश्चात जो द्वितीय अवस्था के रूप में बनी हैं, उन्हें हम द्वितीय भू आकृतियां कहते हैं। और द्वितीय भू आकृतियों में जब परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन के कारण जो नई आकृतियां विकसित होती हैं, उन्हें कहते हम तृतीय भू आकृतियां। फर्स्ट ऑर्डर रिलीप्स, सेकंड ऑर्डर रिलिप्स और थर्ड ऑर्डर रिलिप्स। रिलिप्स का मतलब यहां पर भू आकृतियां हैं। हम धरती के बहुत सारे स्थानों को देखते हैं। कहीं हमें बड़े बड़े पर्वत निर्मित आकृतियां दिखाई देती हैं, कहीं मरुस्थलीय भाग दिखाई देती हैं, कहीं नदियां दिखाई दे रही हैं, कहीं समतल मैदान दिखाई देते हैं, कहीं घाटियां नजर आती हैं, कहीं पर तंग दर्रे नजर आते हैं। तो इस प्रकार की ये सारी जो आकृतियां हैं, ये बनी कैसे हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ है, इनको बनाने वाली शक्ति कौन सी थी, ऐसे प्रश्न हमारे दिलो दिमाग में आते रहते हैं। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर आज हम खोजेंगे, ढूंढेंगे कि इतने ऊंचे ऊंचे जो पर्वत दिखाई देते हैं, पठार दिखाई देते हैं, मैदान दिखाई देते हैं, नदियां दिखाई देते हैं, हिमानी क्षेत्रों के अंतर्गत जो ग्लेशियर दिखाई देते हैं, हिम से निर्मित आकृतियां दिखाई देती हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र में अनेक आकृतियां दिखाई देती हैं, ये बनी कैसे हैं, इन स्थलों का निर्माण किसने किया है। देखिए, ये जो भी आकृतियां आज इस धरती के ऊपर हम जो दृश्य देख रहे हैं, वो 2 प्रकार की हैं। एक तो नेचुरल लैंडफॉर्म्स, अर्थात प्राकृतिक स्थल रूप है, प्राकृतिक स्थल रूप। नेचुरल लैंडफॉर्म्स। दूसरे होते हैं कृत्रिम स्थल रूप या मानवकृत स्थल रूप। आज हम जिस तरीके से अपने रहने के लिए जो आवास देख रहे हैं, सड़कें देख रहे हैं, बाजार, उद्योग क्षेत्र, ये सब कृत्रिम हैं, मानव निर्मित स्थल रूप हैं। इनकी आज हम बात नहीं करेंगे, इनकी चर्चा नहीं करेंगे। हम इस लेसन के अंतर्गत ये प्राकृतिक स्थल रूप जो हैं, इनका अध्ययन करेंगे।
इन स्थल रूपों का निर्माण 3 प्रक्रियाओं में, 3 कालों में, 3 स्थितियों में हुआ है, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक स्थल रूपों के अंदर पहला है प्राथमिक स्थल रूप। प्राथमिक स्थल रूप जो सबसे पहले इस धरती के ऊपर बनी आकृति हैं, और प्राथमिक स्थल रूप जो हैं वो हैं महाद्वीप और महासागर। ये प्राथमिक स्थल रूप हैं। धरती के निर्माण के पश्चात, इस पृथ्वी के निर्माण के पश्चात 2 रूप विकसित हुए, महाद्वीप बने, महासागर बने। जहां पर जलीय क्षेत्र है उसे हम महासागर कहते हैं, स्थलीय क्षेत्र है महाद्वीप कहते हैं। इसका पूर्व अध्ययन हमने किया। अल्फ्रेड वेगनर ने अपने सिद्धांत में यह बताया कि कार्बोनिफेरस युग से पूर्व पृथ्वी के 7 टुकड़े महाद्वीप में, 5 टुकड़े महासागर के रूप में विकसित हुए हैं। जो पेंजिया था उसका विभाजन हुआ, महाद्वीप बने, और पैंथालासा का विभाजन से महासागर बने। ये पूर्व में हमने अध्ययन किया है। तो ये तो है प्राथमिक स्थल रूप। इनका निर्माण कैसे हुआ, कौन सी शक्तियों ने इनका निर्माण किया, उसका भी अध्ययन हम करेंगे। दूसरे होते हैं द्वितीयक स्थल रूप। दूसरी अवस्था के रूप में बनने वाले स्थल रूप। जब महाद्वीप और महासागर विकसित हो गए तो इन महाद्वीपों के ऊपर या महासागरीय क्षेत्रों में जो उत्थान और अवक्षेपण की प्रक्रिया हुई, अधोक्षेपण की प्रक्रिया हुई, जिससे जो स्थल रूप विकसित हुए उसे हम द्वितीय श्रेणी के स्थल रूप कहते हैं, जिसमें पर्वत, पठार और मैदान, ये 3 स्थल रूप बन जाते हैं द्वितीय श्रेणी के रूप में। पर्वत, पठार, मैदान और कुछ घाटियां, ये हैं द्वितीय श्रेणी के स्थल रूप। और तृतीयक स्थल रूप, जिसमें नदियां निर्मित आकृतियां हैं, हिमानीकृत वायुजनित हैं, ये स्थल रूप है इनके बाद में ये आकृतियां यानी पर्वत, पठार, मैदान क्षेत्र के अंतर्गत बहते हुए जल के द्वारा, खिसकती हुई बर्फ के द्वारा या प्रवाहित पवन के द्वारा अनेक स्थलाकृतियां विकसित हो रही हैं। इनको तृतीय श्रेणी के या तृतीयक स्थल रूप के नाम से जाना जाता है। तो ये तो 3 श्रेणी के स्थल रूप हमारे धरातल के ऊपर या भू आकृतियों के रूप में दिखाई देते हैं इनकी वजह से। लेकिन सबसे पहले अगर हम चर्चा करें कि ये भू आकृतियां जो प्रथम श्रेणी के स्थल रूप हैं वो कैसे विकसित हुए,
या आज भी बहुत सारे स्थल रूप विकसित हो रहे हैं, उनके पीछे कौन से कारक हैं? इसमें मुख्यतः प्राकृतिक शक्तियां कार्य करती हैं, और प्राकृतिक शक्तियां जो हैं उनको यहां दो भागों में वर्गीकृत किया है। कारक पहला, दूसरा ये दो कारक हैं, ये दो प्रकार के बल हैं। इन आकृतियों के निर्माण के लिए उत्तरदायी जो बल हैं वो ये दो हैं, अंतर्जात बल, बहिर्जात बल। एंडोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्सेस, या अंतर्जात प्रक्रियाएं शक्तियां तो बहिर्जात शक्तियां। अंतर्जात शक्तियां पृथ्वी के अंदर से कार्य करती हैं, भूगर्भ से कार्य करती हैं, जबकि बहिर्जात शक्तियां इस धरातल के ऊपर बाहरी वातावरण में कार्य करती हैं। मुख्यतः ये है। अब अंतर्जात जो बल हैं, जो अंदर से उत्थान का कार्य करते हैं, इस धरातल को उबड़ खाबड़ करने का कार्य करते हैं। आज जो पर्वत दिखाई दे रहे हैं, ये पर्वत अंदर से बाहर निकलकर आए हुए चट्टान, लावा, मलबा, मैग्मा के ऊपर उठने की वजह से बने हैं। पठारी क्षेत्र इस प्रकार से बने हैं। तो अंतर्जात जो बल हैं वो हैं ज्वालामुखी, भूकंप, पटल विरूपण। ये तीन बल अंतर्जात बल हैं। ज्वालामुखीयता, भूकंप प्रक्रिया, पटल विरूपण। ये तीन बल, ये तीन अंतर्जात शक्तियां हैं जो हमारे धरातल पर विभिन्न स्थल रूपों को निर्मित करते हैं, उनके आकार में परिवर्तन करते हैं। ज्वालामुखी आज विश्व के अंतर्गत, बहुत बड़े क्षेत्र के अंतर्गत ज्वालामुखी प्रक्रियाएं आज भी सक्रिय हैं। जितने भी बड़े रूप में काफी पर्वत बने हुए हैं जिनको ज्वालामुखी उत्थित पर्वत कहते हैं, उन पर्वतों का निर्माण हुआ है, मैदानों का निर्माण भी हुआ है, क्योंकि आंतरिक भाग का लावा, मैग्मा जब धरातल पर आकर के जमा होने लग जाता है तो वहां पर ऊंची आकृति का निर्माण हो जाता है, उत्थान की प्रक्रिया हो जाती है। इस आधार पर ज्वालामुखी के द्वारा भी विभिन्न स्थल रूपों का निर्माण हुआ है, जिसका अध्ययन हम विस्तृत रूप में अभी करेंगे। भूकंपीय प्रक्रिया भी बहुत सारे स्थल रूपों को निर्मित करने का कार्य करती है, क्योंकि जब भूकंप प्रक्रिया या भूकंपीय तरंगों की ऊर्जा जब धरातल तक पहुंचती है तो इसमें कंपन पैदा करती है, जिससे कि
बहुत सारे स्थल ऊंचे तो कुछ स्थल नीचे धंस जाते हैं, तो कुछ ऊपर की ओर उड़ जाते हैं, जिससे कई प्रकार की भूकंप जनित आकृतियों का निर्माण हो जाता है। तीसरा है पटल विरूपण। पटल विरूपण हमारे धरातल के रूप को विरूपित करने का कार्य करती है। विरूपण विरुद्ध करने का काम करती है, विरूपित करने का काम करती है, कुरूप करने का कार्य करती है। जब हलचलें होती हैं, प्लेटों में खिसकाव होता है, बहुत सारे स्थल धंस जाते हैं तो कुछ स्थान ऊपर उठ जाते हैं। कहीं ढलान हो जाता है, कहीं पर रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं, नीचे स्थान ऊंचे उड़ जाते हैं और ऊंचे स्थान नीचे धंस जाते हैं। ये पटल विरूपणकारी प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। इसके बाद में जो बहिर्जात बल हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस जो हैं, जो धरातल पर बाहरी वातावरण में कार्य करते हैं, उसके अंतर्गत प्रवाहित जल, बहता हुआ जल, जिसको आज हम नदी कहते हैं, वर्षा का जल धरातल पर इकट्ठा होकर के वाहिकाओं के द्वारा नदी नालों का रूप ले लेता है। जब नदियां अपने मार्ग में बहती हुई समुद्र तक या किसी झील या तालाब तक जब पहुंचती हैं, तो उसके मार्ग में अनेकों अनेक प्रकार की आकृतियां निर्मित होती हैं, दोनों प्रकार की। एक तो कटाव के द्वारा बनने वाली आकृतियां और दूसरी जमाव के द्वारा बनने वाली आकृतियां। तो बहता हुआ जल नदी क्षेत्रों के अंतर्गत बहुत सारी आकृतियों का, बहुत सारी भू आकृतियों का, बहुत सारे स्थल रूपों का विकास करता है, जिसको भी अभी हम आगे के पेज पे पढ़ पाएंगे इसको। इसी बल में दूसरा है हिमानीकृत स्थल रूप, बर्फ के द्वारा बनने वाली आकृतियां। जो ऊंचे स्थल हैं, ठंडे स्थल हैं या ध्रुवीय क्षेत्र हैं, जहां पर धरातल के ऊपर मोटा आवरण बर्फ का जमा हुआ है। बर्फ ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में जब मोटे आवरण के रूप में जमा हो जाती है, तो गुरुत्वाकर्षण या तनाव के बल के आधार पर नीचे की ओर उसका फिसलन शुरू हो जाता है, खिसकना शुरू हो जाता है। जब हिमानी के बड़े बड़े हिमखंड ढाल के अनुरूप नीचे की ओर घर्षित होकर के आते हैं, तो अपने रास्ते के अंतर्गत तो चट्टानों को काट छांट करते हैं, उनको तोड़ने का कार्य करते हैं, और अनेक प्रकार के आकृति, इसमें भी कटाव के द्वारा बनने वाली आकृति और निक्षेपण के द्वारा यानी जमाव के द्वारा बनने वाली आकृति, दोनों प्रकार की आकृतियां हिमानी के द्वारा भी निर्मित होती हैं, जिसका अध्ययन हम करेंगे अभी। तीसरा जो बल है इसके अंतर्गत भूमिगत जल, वर्षा होती है, वर्षा के जल का एक बड़ा हिस्सा जमीन के अंदर रिसता है, जमीन सोखती है, धरती सोखती है, या नीचे की चट्टानों में वो प्रवेश कर जाता है। जब अत्यधिक गहराई में वो चट्टानों के माध्यम से अपने रास्तों के द्वारा जल लगातार
नीचे की चट्टानों में प्रवेश करता है तो बहुत सारी चट्टानें ऐसी होती हैं जो इस जल के प्रवेश के साथ में घुल जाती हैं, नष्ट हो जाती है। जो भी इस प्रकार की जलभरा चट्टानें होती हैं जो जल को संचित कर लेती हैं, वो चट्टानों में जल या भूमिगत जल के द्वारा बनने वाली आकृतियां विकसित हो जाती हैं। विश्व के अंदर बहुत सारे कास्ट प्रदेश हैं। चूना प्रदेश, चूना पत्थर का नाम है, ऐसे प्रदेश जहां पर चूना बनाने वाला पत्थर पाया जाता है जो जल के साथ क्रिया करके घुल जाता है। ऐसे प्रदेशों के अंदर भूमिगत जल लंबी चौड़ी सुरंगों का निर्माण कर देता है, जिससे अनेकों अनेक भू आकृतियां विकसित हो जाती हैं, जिसका भी अध्ययन हम करेंगे। यहाँ पे अभी केवल कारक पढ़ रहे हैं हम लोग हैं जो इनसे बनने वाली स्थलाकृतियां कौन कौन सी हैं, कैसे बनती हैं, कैसे दिखाई देती हैं, इनका भी विस्तृत अध्ययन हम आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। चौथा है वायुजनित या पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। पवन निर्मित, हवा के द्वारा रेगिस्तानी मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंदर जहाँ शुष्कता ज़्यादा पाई जाती है, वर्षा बहुत कम होती है, ऐसे शुष्क प्रदेशों के अंतर्गत जो प्रवाहित होने वाली पवन होते हैं, जिसको हम एक प्रकार से आंधी कहते हैं, जो लगातार तेज गति से चलती रहती हैं, ऐसी पवनें मरुस्थलीय क्षेत्रों में या रेगिस्तानी क्षेत्रों के अंतर्गत मिट्टी को उड़ा करके, धरातल को खरोंच करके अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण कर देती हैं। कई टीलों का निर्माण कर देती हैं, कई प्रकार के स्तंभों का निर्माण कर देती हैं, कई प्रकार की वात खिड़कियों का निर्माण कर देती हैं। ऐसे क्षेत्रों के अंतर्गत पवनों के द्वारा कई प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण होता है। तो ये मुख्य रूप से अंतर्जनित बल जो 3 हैं, बहिर्जनित या बहिर्जात बल के जो कारक हैं मुख्य ये 4 हैं। इन 4 और 3 6 7 प्रकार के बलों के द्वारा ही हमारे धरातल के ऊपर जितनी भी आकृतियां निर्मित हुई हैं या जितने भी भू आकृतियां हमें दिखाई देती हैं, उनको बनाने के पीछे ये निम्न बल या कारक जिम्मेदार हैं या उत्तरदायी हैं। अब आगे हम इन बलों के द्वारा बनी हुई स्थल रूप और विभिन्न प्रकार की आकृतियों के बनने की प्रक्रिया, उनकी आकृति और उनसे कौन से प्रदेशों के अंदर इस प्रकार की आकृति निर्मित होती हैं, इन सब का एक जो विस्तृत अध्ययन है वो हम आगे आने वाले वीडियो के अंतर्गत लेंगे। आज हमने सिर्फ इन भू आकृतियों की उत्पत्ति के कारक जो हैं, मुख्यतः किस प्रकार से कौन से कारकों के द्वारा ये निर्मित होती हैं, उनका परिचय लिया, उन कारकों का अध्ययन किया। अब इन कारकों के द्वारा बनी हुई भू आकृतियां हैं, उनका विस्तृत अध्ययन हम अगले वीडियो के रूप में लेंगे।